नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ और हम, और मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान हफ्सा खान। हेल्थ और हम महज एक प्रोग्राम ही नहीं बल्कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप हेल्थ से रिलेटेड ज़रूरी मालूमात हासिल कर सकते हैं सिंपल और आसान ज़बान में। आज की फास्ट लाइफ में अच्छी नींद लेना एक चैलेंज बनता जा रहा है। बहुत से लोग रात को स्नोरिंग यानी गर्राटे मारते हैं या इंसोम्निया यानी नींद ना आने जैसे प्रॉब्लम से गुजरते हैं, लेकिन अक्सर इन्हें सीरियस नहीं ले पाते। कभी हम खुद स्नोरिंग करते हैं, कभी किसी और की स्नोरिंग की वजह से नींद भी डिस्टर्ब होती है। वहीं इंसोम्निया में इंसान थक कर भी सो नहीं पाता। ये दोनों प्रॉब्लम्स सिर्फ नींद ही नहीं बल्कि हमारी ओवरऑल हेल्थ, मूड और डेली रूटीन को भी अफेक्ट करती है। इस सेगमेंट हेल्थ और हम में हम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे कि स्नोरिंग और इंसोम्निया क्या होता है, ये क्यों होता है और इन्हें समझना क्यों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हम अपनी नींद और हेल्थ दोनों को ख्याल रख सकें। इस टॉपिक पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है स्लीप थेरेप्यूटिक्स एडवांस सेंटर फॉर स्लीप मेडिसिन की फाउंडर, डायरेक्टर, इंटरवेंशनल पल्मोनोलॉजिस्ट एंड स्लीप स्पेशलिस्ट डॉक्टर हर्षिनी एराबेल्ली। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका हमारे शो में। थैंक यू। सो हाउ आर यू डूइंग? आई एम गुड, थैंक यू। सो सबसे पहले हम स्नोरिंग के सेगमेंट पर ध्यान दें तो स्नोरिंग क्या होती है एंड ये कैसे किसी के नींद पे इफ़ेक्ट करती है एंड ऑल्सो द पर्सन हु स्नोरिंग उसकी हेल्थ पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है इससे? ये स्नोरिंग मतलब कराटे, जो भी ज़्यादा लोग समझते हैं कि कराटे बहुत अच्छा है, कितना साउंड ज़्यादा आया उतना स्लीप अच्छा है, राइट। तो साउंड स्नोरिंग इज साउंड स्लीप, ऐसा समझते रहते हैं, बट ये बिल्कुल रॉन्ग है। और जिसको भी स्नोरिंग आता है ना, एक एयरवे का प्रॉब्लम है, जिसको भी ओबेसिटी होता है या नहीं तो नाक में ऑब्स्ट्रक्शन, टंग बेस का ऑब्स्ट्रक्शन या नहीं तो टॉन्सिलाइटिस इशू, ऐसा एयरवे में जब भी नैरोइंग होता है तभी सांस जो है वो और या एयर जो है वो नैरोड स्पेस से जाते रहते हैं, उसके वजह से साउंड आते हैं, उसको कराटे बोलते हैं। तो कराटे जो है एक सिम्टम है स्लीप एपनिया के प्रॉब्लम का। तो स्लीप एपनिया में कराटे के साथ साथ स्लीप डिस्टर्बेंस होते हैं, डे टाइम स्लीपीनेस आते रहते, सुबह बार बार नींद आने के जैसा, या नहीं तो लैक ऑफ एनर्जी नहीं रहते, फैटीग रहते और जो कंसंट्रेशन फोकस इश्यूज भी नहीं रहते। ये जो स्नोरिंग का प्रॉब्लम है, स्लीप एपनिया का प्रॉब्लम है, उसका बहुत हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस रहता है। फर्स्ट थिंग, जब स्नोरिंग आते नींद का डिस्टर्बेंस हो रहा है, जो जैसे ही नींद का डिस्टर्ब होता है हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं। वो हार्मोन्स में इंसुलिन एक हार्मोन है, उसके वजह से डायबिटीज़, थायराइड हार्मोन है, थायराइड प्रॉब्लम्स, हाइपोथायरॉयडिज्म, ये सब कुछ जो बॉडी का मेटाबॉलिज्म करते हैं, जो भी खाना खाते हैं ना, वो मेटाबॉलिक हार्मोन्स के वजह से डाइजेस्ट होता है, और ये हार्मोनल डिस्टर्बेंस के वजह से ओबेसिटी बढ़ जाते हैं। सो ये ओबेसिटी के साथ साथ बहुत सारा प्रॉब्लम्स आते, मेंटल हेल्थ इश्यूज आते, और जब भी स्नोरिंग आते हैं उसके वजह से जो ऑक्सीजन भी कम होते रहते हैं। ये कमी ऑक्सीजन के सिग्नल हार्ट को जाते हैं और हार्ट बीट ज़्यादा होना, नींद में कार्डियक इश्यूज़ आना, हार्ट अटैक्स आना, ये सब कुछ होने का चांसेस होता है। ये हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस है, और जिसको नींद का प्रॉब्लम्स है ना, उसको करेक्ट तरीके से उसको डे परफॉर्मेंस नहीं रहते, मतलब उसका प्रोडक्टिविटी, वर्क प्रोडक्टिविटी इफेक्ट होना, हेडेक्स होना, इरिटेबल होना, एंगर स्पाइक्स होना, तो उसका डे टाइम भी डिस्टर्बेंस रहते हैं। राइट। अब यहाँ पे अगर इंसोम्निया की भी हम बात करें तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड की अगर हम एग्जांपल ले लें तो कई बार ऐसे लोग हैं जो डे शिफ्ट में 9 to 12 आवर्स वर्क करने के बाद में भी रात में सो नहीं पाते, एंड जो नाइट शिफ्ट वाले हैं वो डे में सो नहीं पाते। तो इसका क्या रीज़न है कि ये स्केड्यूल भी इतना प्रॉपरली मैनेज होने के बावजूद उन्हें नींद नहीं आती है बिल्कुल भी? तो स्केड्यूल एक है, तो और भी उसका लाइफस्टाइल हैबिट्स भी दूसरा है। मतलब कोई अल्कोहल लेता है सोने के पहले, कोई चाय पीता है सोने के पहले, और कोई बड़ा प्लेट में बिरयानी खाते, राइट। ये सभी अनहेल्दी हैबिट्स है स्लीप का। और कोई लोग क्या करता है, बहुत टायर्ड होने के लिए एक्सरसाइज करते हैं रात में सोने के पहले। तो नींद सही तरह आने के लिए थोड़े स्लीप हाइजीन बोल के फ्यू टिप्स रहते हैं, वो जब भी अनफॉलो होते तब ये सब कुछ स्लीप का प्रॉब्लम्स आते रहते, ये एक वजह है। तो लाइफस्टाइल इश्यूज आर वन रीज़न। सेकेंड रीज़न है मेंटल हेल्थ इश्यूज, मतलब स्ट्रेस। तो ये जब भी जॉब में जाता है, वर्क प्रेशर रहते हैं, या नहीं तो किसी को पर्सनल लाइफ इश्यूज रहते हैं, या नहीं तो किसी को मेंटल हेल्थ इश्यूज रहते हैं, जैसा डिप्रेशन जो अनएड्रेस्ड चले जाते हैं, किसी को एंग्जाइटी प्रॉब्लम्स रहते हैं वो अनएड्रेस्ड चले जाते हैं। जो भी स्ट्रेस मैनेजमेंट ठीक से नहीं करते हैं ना, उसको इंसोम्निया जैसा, स्लीपलेसनेस जैसा प्रॉब्लम्स आते रहते हैं।
और विटामिन और मिनरल डेफिशिएंसीज, सो विटामिन डी डेफिशिएंसी, B12, आयरन डेफिशिएंसी, ये प्रॉब्लम्स में भी नींद का स्लीपलेसनेस या इंसोम्निया का प्रॉब्लम आने का चांसेस रहता है। ये कॉमन प्रॉब्लम्स है और फीमेल्स में देखें तो ज़्यादा लोगों को PCOD प्रॉब्लम रहते हैं, पीरियड्स का प्रॉब्लम रहते हैं और हार्मोनल फ्लक्चुएशंस रहते हैं। वो हार्मोनल फ्लक्चुएशंस में भी ये नींद का प्रॉब्लम्स आते रहते हैं। अब मॉर्निंग में जब एक पर्सन उठता है तो वो फील करता है कि उसके हेड में काफ़ी ज़्यादा एक खिंचाव सा फील होता है, या बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा फील होता है कि 50 किलो का वज़न उसके सर पर रख दिया है, एंड साथ ही में जो थ्रोट ड्राइनेस होती है वो भी उसे फील होती है। तो ये किस साइन को रिलेट करता है एंड क्या इसके रेड फ्लैग्स हैं, आप उस बारे में हमें बताइए। तो ये जो ग्रॉगीनेस है या नहीं तो हैवीनेस इन हेड है या नहीं तो डे टाइम स्लीपीनेस है या नहीं तो एक्टिव नहीं रहते, कुछ लोग बिल्कुल एक्टिव नहीं रहते, इसको नींद अगर ठीक नहीं है तो ये सब कुछ होते रहते। किसी में नींद ब्रेक होते हैं, उसको स्लीप फ्रैगमेंटेशन बोलते हैं हम। किसी में स्लीप आने के लिए टाइम लगता है और उसके बाद वो नींद को चले गया तो भी वो क्वालिटी अच्छा नहीं रहता है, वो इंसोम्निया में देखते हैं। और किसी में स्लीप एपनिया का प्रॉब्लम, मतलब कराटे के साथ साथ ये स्लीप में डिस्टर्बेंसेस होते हैं। जिसको भी ये स्लीप बीच में फ्रैगमेंट होता है या ब्रेक होते हैं ना, इसको डे टाइम स्लीपीनेस होना, ग्रॉगीनेस होना, हेड बहुत डिजी जैसा फील होना, फ्रेशनेस नहीं होना, ये सब कुछ दिखते रहते। तो जिसको भी स्लीप डिसऑर्डर्स, अंडरलाइंग स्लीप डिसऑर्डर्स रहते हैं, इसको ये सिम्टम्स होने का चांसेस रहता है। अब जैसे आपने ये भी मेंशन किया है कि जो रात में डिस्टर्बेंस होता है स्लीप एपनिया की वजह से, एंड जो पार्टनर स्नोरिंग करता है उसकी वजह से सिर्फ वही पर्सन नहीं, दूसरा पर्सन भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होता है इस चीज़ से। अब जो पर्सन जिसको स्नोरिंग नहीं है, इंसोम्निया नहीं है, बट जो पर्सन उनका पार्टनर या कोई फैमिली मेम्बर ले लीजिए आप, इस चीज़ से गुजर रहा है, तो इसका फैमिली वालों पर क्या इफेक्ट पड़ता है, आप उस बारे में हमें बताइए। तो ये स्नोरिंग, स्लीप एपनिया, स्लीप इश्यूज से नॉट जस्ट फॉर द पेशेंट, फैमिली मेम्बर्स को 100% इम्पैक्ट होता है। कभी कभी डिवोर्सेस भी होता है इसके वजह से, और कभी कभी पार्टनर को स्लीपलेसनेस या इंसोम्निया का प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि ये स्नोरिंग ये जो प्रॉब्लम है ये सोशल प्रॉब्लम है और एक्चुअली लीगल प्रॉब्लम भी है। क्योंकि जिसको स्नोरिंग होता है कभी कभी उसको स्लीप डिस्टर्बेंस नहीं होता है और डे टाइम में भी उसको ठीक ठाक लगता है, बट उसका जो पार्टनर है 5 इयर्स और मोर देन 5 इयर्स उसके साथ ट्रैवल किया होगा, वो साउंड के वजह से हम पूछते, जब भी जिसको स्लीपलेसनेस प्रॉब्लम से आते हैं हम पूछते हैं कि आपके रूम में कुछ डिस्टर्बेंसेस है क्या, रूम में कुछ लाइट्स या नहीं तो साउंड, स्मेल, ऐसा कुछ डिस्टर्बेंस है क्या पूछते। तब वो बोलते हैं कुछ बाहर का डिस्टर्बेंसेस नहीं है, बट हमारा पार्टनर जो है वो स्नोरिंग करते हैं, उसके साउंड के वजह से डिस्टर्ब हो रहे हैं। ये साउंड के वजह से इसको स्लीपलेसनेस प्रॉब्लम होना, इसको इंसोम्निया का प्रॉब्लम होते हैं। और दूसरा ये है, ये जो स्नोरर्स रहते हैं जनरली उसको एंगर इश्यूज या नहीं तो इरिटेबिलिटी, डे टाइम में कंसंट्रेशन इश्यूज या नहीं तो पर्सनल रिलेशंस के ऊपर भी उसका इफेक्ट होता है। जब भी ऐसा इफेक्ट होता है ना, तो पार्टनर के ऊपर भी और उसका रिलेशनशिप और फैमिली के ऊपर भी उसका असर रहता है। इसी बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं, आइए उनसे एक बार बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, क्या सवाल है आपका? जी मेरा सवाल है, मेरे को रात में नींद नहीं आती जल्दी जी। फॉर एग्जाम्पल मैं एक 10 मिनट भी अगर दिन में आंख लगी बोलो मेरी, तो फिर 12 साढ़े 12 तक नींद ही नहीं आती। मैं कई बार फोन भी अवॉइड करके देखी नींद के लिए। तो ये नींद नहीं आने का प्रॉब्लम जो है उसको इंसोम्निया बोलते हैं। जनरली 30 मिनट्स टाइम, मतलब बेड के ऊपर जाने के बाद लाइट्स बंद करने के बाद 30 मिनट्स टाइम के अंदर नींद आया तो वो नॉर्मल है। 30 मिनट्स क्रॉस हुआ तो हम फ्यू फैक्टर्स को चेक करना है। 1, अगर आपका पीरियड्स जो है वो नॉर्मल है कि नहीं, अगर पीरियड्स का प्रॉब्लम है या नहीं तो हार्मोनल इम्बैलेंसेस है उसके वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकता। दूसरा, न्यूट्रिशनल इम्बैलेंसेस, विटामिन डी, B12, आयरन डेफिशिएंसीज, इसके इम्बैलेंस से भी हो सकता है। तीसरा, स्लीप हाइजीन, तो स्क्रीन अवॉइड करना जो किया आपने वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, बट इसके साथ साथ मॉर्निंग सनलाइट एक्सपोजर भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो मॉर्निंग आप उठने के बाद एक हाफ एन आवर सनलाइट एक्सपोजर को कंपलसरी जाना है। मतलब सन के वजह से, धूप के वजह से मेलेटोनिन हार्मोन इंक्रीज होते हैं, वो हार्मोन से आपको टाइम पे नींद आता है, इसीलिए सनलाइट एक्सपोजर एक इम्पॉर्टेंट है। और एक्सरसाइज करना, हाफ एन आवर एक्सरसाइज मॉर्निंग किया तो बहुत अच्छा है, नहीं तो मिनिमम
7 PM के पहले कभी भी हाफ एन आवर एक्सरसाइज किया तो आपको थकावन रहता है और उसके वजह से भी नींद इम्प्रूव होते हैं। तो बैलेंस्ड डाइट, टी कॉफ़ी अवॉइड करना, ये सब कुछ भी थोड़ा फैक्टर्स होते हैं। अगर ये सभी फैक्टर्स करने के बाद भी नींद का तकलीफ है तो वो इंसोम्निया है और उसका फर्दर डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट करना पड़ता है। अब यहाँ पे हम ये भी देखते हैं कि देयर इज़ वन मोर कैटेगरी ऑफ पीपल जो रात को सो तो जाते हैं बट बीच में काफ़ी बार नींद उशार भी हो जाती है उनकी, यानी कि ब्रेक्स में, इंस्टॉलमेंट्स में नींद होती है उनकी। अब ये किस तरह का स्लीप स्केड्यूल उनका होता है एंड ये किस तरह की कैटेगरी के लोग होते हैं, आप उस बारे में हमें बताइए। तो इसको स्लीप मेंटेनेंस इंसोम्निया बोलते हैं या नहीं तो स्लीप फ्रैगमेंटेशन बोलते हैं। ये कब होते हैं बोले तो जनरली स्लीप एपनिया पेशेंट्स में होते हैं, क्योंकि स्लीप एपनिया में जो उसको हवा नहीं मिलता है, बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिलता है ना, तभी ब्रेन को सिग्नल जाता है कि ऑक्सीजन कम है। और जब भी ब्रेन को लो ऑक्सीजन सिग्नल आता है, ब्रेन उठने के लिए बोलते हैं। ये डिफेंस मैकेनिज्म है। उठने का सिग्नल जैसे भी आते हैं, ये स्लीप नॉर्मली वेकअप से लाइट स्लीप 3 स्टेजेस से डीप स्लीप को जाते हैं। उठने का सिग्नल आते ही वो हुशार हो जाते हैं। जैसे भी हुशार हो जाते फिर से उसको नींद को जाने के लिए बहुत तकलीफ होता है। इसको स्लीप फ्रैगमेंटेशन बोलते हैं और ये मेजर सिम्टम है स्लीप एपनिया का। किसी में स्नोरिंग कम होता है और डिस्टर्ब्ड स्लीप ज़्यादा होता है। और ये लोगों को भी स्लीप स्टडी करके स्लीप एपनिया प्रॉब्लम है कि नहीं देखना पड़ता है। ये एक है। दूसरा है इंसोम्निया में एज सच उसको स्ट्रेस ज़्यादा है, नाइटमेयर्स बोलते हैं। मतलब उसका ड्रीम्स जो है वो बहुत स्केरी होते हैं और उसके वजह से भी उसको पसीना आके हार्ट रेट इंक्रीज होके भी वो उठ जाते हैं। तो ये कंडीशंस को भी ट्रीट करना पड़ता है। ये जो नाइटमेयर्स है उसको ट्रीट करना पड़ता है। और किसी में डिस्टर्बेंसेस के वजह से, सो पार्टनर डिस्टर्बेंस यानी तो किसी में छोटे बच्चे रहते हैं और वो बगल में सो जाते हैं और उसके वजह से भी थोड़ा डिस्टर्बेंसेस हो सकता है। ऐसा एनवायरमेंटल फैक्टर्स के वजह से भी कुछ डिस्टर्ब हो रहे हैं कि नहीं देखना पड़ता है। अब यहाँ पे एक और एक कैटेगरी ऑफ पीपल ऐसे होते हैं जो रोज़ तो नॉर्मली जैसे सोते हैं वैसे ही सो जाएंगे, बट कभी ऐसे होता है कि रात में उनको नींद बिल्कुल भी नहीं आ रही है एंड जाग रहे हैं, ऐसे 3 बज गए, 4 बज गए, 5 बज गए, बट येट उनको नींद नहीं आ रही है। एंड जो नेक्स्ट डे वो लोग सोने की ट्राई भी करते हैं डे टाइम में, तब भी उनको नींद नहीं आती है। तो ये कौन सा प्रॉब्लम की तरफ इशारा करता है फिर? तो ये नींद नहीं आने का प्रॉब्लम कम्प्लीटली इंसोम्निया है। कंप्लीट इंसोम्निया। तो उसको ऑनसेट के लिए प्रॉब्लम होता है और मेंटेनेंस के लिए प्रॉब्लम होता है और उसको रात में भी नींद नहीं आते और दिन में भी नींद नहीं आते। बेसिकली ब्रेन में केमिकल्स होते हैं नींद आने के लिए और उठने के लिए। ये जो केमिकल का इम्बैलेंस जब भी होता है ना, तभी ये इंसोम्निया प्रॉब्लम में गिर जाते हैं। इसी बीच एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, आइए एक बार उनसे भी बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सना शेख है। जी सना, क्या सवाल है आपका? जी, मैं है ना IT कंपनी में काम करती हूँ और वहाँ मेरा 9 to 5 है जॉब। जी। तो जब मैं घर पे जाती हूँ मैं स्क्रीन टाइम बिल्कुल कम कर दी। अब ऑलमोस्ट लास्ट मेरा 7 o'clock स्क्रीन टाइम रहता। मैं 2-3 घंटे बेड पे सिर्फ लेटी हुई रहती हूँ लाइट्स ऑफ करके, फिर भी मेरे को नींद नहीं आती। और सुबह जो है लाइक 4 बजे, रात के 3 बजे नींद हुशार हो जा रही। ओके तो इसमें जब भी ये IT फील्ड में स्क्रीन्स के सामने बैठ के काम करते हैं ना, उसमें क्या होता है सनलाइट एक्सपोजर का कमी होता है जनरली, क्योंकि ये जो बिल्डिंग्स है ये क्लोज बिल्डिंग्स रहते हैं और कंटिन्यूसली स्क्रीन एक्सपोजर है। हमारे ब्रेन में SCN बोल के एक न्यूक्लियस रहता है, तो यहाँ पे मेलेटोनिन बोल के एक हार्मोन या केमिकल रिलीज होते रहते हैं। ये जब उठते हैं तब लो लेवल में रहते हैं। सनलाइट जब भी एक्सपोज होता है उसका लेवल्स इंक्रीज होते रहते हैं। जैसे ही उसका लेवल इंक्रीज होता है तब बॉडी को सिग्नल आता है कि आपको नींद में जाना है बोल के। अभी इसको स्क्रीन लाइट, जो भी ब्लू लाइट स्क्रीन से आता है, वो ब्लू लाइट उसको ट्रिगर करता है। बट सनलाइट एक्सपोजर नहीं होने के वजह से मेलेटोनिन का कट डाउन होता है या नहीं तो डेफिशिएंसी होता है। ये मेजर रीज़न है IT प्रोफेशनल्स में नींद नहीं आने का। सेकेंड रीज़न है ज़्यादातर लोग ये पैक्ड फूड या नहीं तो आउटसाइड फूड खाने का आदत रहते हैं। राइट। मतलब जॉब में जब रहते हैं जल्दी जाते हैं, उसके वजह से वो घर का खाना कम खा के बाहर का खाना ज़्यादा खाते हैं और उसमें न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स का डेफिशिएंसी रहता है। तीसरा ये इसका एक्सरसाइज लेवल्स। सो आपका एक्सरसाइज कम है या नहीं है, फिर नींद आने का प्रॉब्लम ज़्यादा रहता है। अभी ये जो बोल रहे हैं ना, इसको ऑनसेट प्रॉब्लम है, आने के लिए प्रॉब्लम हो रहा है और मेंटेनेंस के लिए भी प्रॉब्लम हो रहे हैं। तो ये 3 रीजंस करेक्ट करना एक इम्पॉर्टेंट है। और 14 है ये स्ट्रेस लेवल।
स्ट्रेस लेवल मैनेज करने के लिए JPMR बोल के एक डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज रहते हैं। इससे ब्रीथिंग इम्प्रूव होते, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन बॉडी में इंक्रीज होते, स्ट्रेस कम होते और मसल्स रिलैक्स होते। ये जब भी JPMR एक्सरसाइज आप नींद के पहले, सोने के पहले करके सोते हैं ना, तब आपका बीच में उठने का प्रॉब्लम थोड़ा कम होने का चांसेस होते हैं। अब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी 8 से 10 घंटे, कभी कभार 12 या 15 घंटे भी नींद होती है, बट उसके बावजूद भी वो बहुत ज़्यादा थकान फील करते हैं, वीकनेस फील करते हैं और सोने का उनका मन करता है। तो ये नॉर्मल है या इसे भी एक तरह का कंडीशन हम माना जाता है? नहीं, ये बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है, क्योंकि इसको क्वांटिटी अच्छा है बट क्वालिटी ऑफ द स्लीप अच्छा नहीं है। और जब क्वालिटी अच्छा नहीं है तो ये प्रॉब्लम आते रहते हैं। ये 2 रीजंस में हो सकता है। एक, जिसको थायराइड प्रॉब्लम्स है, थायराइड लेवल्स बॉडी में कम हुआ तभी ये प्रॉब्लम हो सकता है, और दूसरा है स्लीप एपनिया के प्रॉब्लम, और तीसरा है नार्कोलेप्सी जैसा प्रॉब्लम्स होता है। जो स्लीप एपनिया के प्रॉब्लम है, इसमें बार बार उठने का सिग्नल्स के वजह से नींद का डिस्टर्बेंस होते रहते हैं, और जब भी नींद का डिस्टर्बेंस होते हैं ना, क्वालिटी ऑफ द स्लीप कम होते हैं। क्वालिटी ऑफ द स्लीप कम होने के वजह से दिन भर में भी नींद आते रहते। ये एक सीरियस प्रॉब्लम है। सो ये हार्मोनल इम्बैलेंस और स्लीप एपनिया के प्रॉब्लम के वजह से ऐसा सुबह नींद आना, इसको एक्सेसिव डे टाइम स्लीपीनेस बोलते हैं। इसी बीच एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, आइए एक बार उनसे बात कर लेते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी, 2 सवाल हैं डॉक्टर साहिबा से। जी, साउंड स्लीप के लिए क्या क्या हम लोगों को जो इकदाम है या फिर जो चीजें हैं वो करना चाहिए कि रात में साउंड स्लीप हम लोग ले सके, और एक हेल्दी स्लीप कितने घंटे की होनी चाहिए? लोग जैसे अमूमन बोलते हैं कोई 6 घंटे हो या कोई 8 घंटे हो, तो डॉक्टर साहिबा क्या कहेंगी कि कितने घंटे की एक स्लीप होना चाहिए? और तीसरा सवाल मेरा ये है डॉक्टर साहिबा से कि जो लोग आजकल लेट स्लीपिंग हैबिट्स जो होती जा रही है, लोग रात में 2 बजे 2:30 बजे सोते हैं और सुबह 10 बजे 11 बजे तक उठते हैं, तो उसके जो हेल्थ पर क्या क्या नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकते हैं? और लास्ट सवाल ये है, क्योंकि हेल्थ इज वेरी मच रिलेटेड टू हेल्दी डाइट, तो स्लीप की अगर हम बात करें तो सोने से कितने घंटे पहले हमें खाना वगैरह खा लेना चाहिए ताकि हम एक अच्छी स्लीप ले सके? क्योंकि लोग आजकल करते हैं ऐसा कि 11:30 बजे खाना खाया और 12 बजे सोने के लिए चले गए, तो क्या क्या उसके नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकते हैं? मेहरबानी करके बताएं। ओके, वेरी 3 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछा उसने। जी। फर्स्ट थिंग आई विल एड्रेस स्लीप ड्यूरेशन। तो ये एज के हिसाब से होता है पहले। तो जो किड्स रहते हैं, जस्ट न्यू बॉर्न रहते हैं 1 ईयर के, मतलब 0 to 1 ईयर एज ग्रुप में, उसको 15 to 16 आवर्स नींद होना चाहिए। और जो 1 ईयर से 10 ईयर्स 12 ईयर्स तक रहते हैं, उसको मिनिमम 10 आवर्स का स्लीप का रिक्वायरमेंट है। और जिसको 10 ईयर्स से ऑलमोस्ट 15 और 18 ईयर्स तक रहता है, उसको 9 to 10 आवर्स स्लीप का रिक्वायरमेंट रहते हैं। जो एडल्ट्स रहते हैं, मतलब जो 18 ईयर्स से ज़्यादा है और 60 ईयर के बिलो है, उसको 6 to 8 आवर्स कंटिन्यूस स्लीप रहना है। बट जो भी 60 ईयर्स क्रॉस करते उसका नींद का कम होता है, बट 5 आवर्स उसका क्वालिटी स्लीप है, तो भी मॉर्निंग उठने के बाद फ्रेश है, फिर वो 5 आवर्स ऑफ क्वालिटी स्लीप पोस्ट 60 ईयर्स इज़ ऑल्सो ओके। सेकेंड क्वेश्चन आपने पूछा है, ये जो टिप्स क्या है अच्छे स्लीप के लिए या नहीं तो क्वालिटी स्लीप के लिए। वेरी गुड क्वेश्चन। इसमें 5 to 6 पॉइंट्स वेरी इंपॉर्टेंट रहते हैं। जैसे मैंने पहले बोला था, फर्स्ट थिंग इज़ उठते ही आपका नींद अच्छा रहना है तो आपका सुबह अच्छा रहना है। मतलब आपको अच्छी नींद आना है तो सुबह से आपका नींद के लिए थोड़ा टिप्स फॉलो होना पड़ता है। फर्स्ट थिंग सनलाइट एक्सपोजर है। जैसे ही आप उठ जाते, एंड अब उठने के लिए भी सोने के लिए भी एक फिक्स्ड टाइम रहना है। उठने के बाद हाफ एन आवर सनलाइट में एक्सपोजर रहना है। हाफ एन आवर to 45 मिनट्स कंपलसरी एक्सरसाइज करना है सुबह। बैलेंस्ड फूड खाना है और नाइट में डिनर 2 आवर्स बिफोर स्लीप लेना है। और जो भी डिनर लेते हैं वो लाइट डिनर लेना है। ज़्यादा मतलब हैवी मील्स लिया तो उसका इम्पैक्ट जो है नींद के ऊपर गिरता है। और नींद के पहले 1 to 2 आवर्स के पहले अल्कोहल, स्मोकिंग, टी, कॉफ़ी ये सब कुछ बंद करना है। आइडियली ये 4 PM से बंद ही करना है। मतलब जो भी शाम में, रात में बिरयानी खाने के बाद जो चाय लेते हैं ना, वो हैबिट टेक्निकली बंद करना है। उससे भी नींद का थोड़ा प्रॉब्लम ज़्यादा होता है।
तो ये टिप्स के हिसाब से हमारा स्लीप रेगुलेशन होते रहते हैं। नेक्स्ट डे किसी लोगों को वाटर ज़्यादा पीने का बहुत शौक रहता है, मतलब उससे टॉक्सिन्स पूरा रिमूवल होते हैं, ऐसे बिलीफ रहते हैं। राइट। तो ये जो भी पानी पीते हैं ना, ये 7 PM के पहले ही पीना है और उसके बाद सिप्स ऑफ वाटर पीना है, और नींद के पहले 1 आवर बिफोर इफ़ देर इज़ नो वाटर इनटेक इट इज़ बेटर, क्योंकि ज़्यादा लोगों को एक्सेसिव यूरिनेशन के वजह से उठते रहते, उससे भी स्लीप का डिस्टर्बेंस होता है। और विटामिन डी, B12, आयरन रिच फूड्स, मैग्नीशियम रिच फूड्स, मतलब ड्राई फ्रूट्स, और इसमें मेनली आलमंड्स, बेरीज एंड ऑल्सो बनाना, दीज आर वेरी गुड फॉर स्लीप। सो ये स्लीप के लिए अच्छा डाइट होता है। और लास्ट क्वेश्चन जो पूछा है आपने, ये लेट नाइट खाना खाना या नहीं तो लेट नाइट सोना, टाइम पे नहीं सोना, लेट उठना, ये सभी के ऊपर तो ये स्लीप हाइजीन के खिलाफ है, और इसके वजह से ज़्यादातर स्लीप प्रॉब्लम्स आते रहते हैं। तो मील्स जो है लाइट मील होना है, और प्रिफरेबली नाइट में वेजिटेरियन खाना है, और दोपहर में नॉनवेज खा सकते हैं। अगर नॉनवेज खाना ही है फिर भी स्टीम्ड नॉनवेज खाना है, और ऑयली फूड्स कम खाना है, और ये भी 2 आवर्स बिफोर स्लीप खाना है। खाने के बाद एक 15 मिनट्स वॉक किया तो मेटाबॉलिज्म भी अच्छा रहता है और आपका नींद भी बेटर रहते हैं। और जो भी बाहर का खाना, लेट नाइट खाना, या नहीं तो टाइम से ज़्यादा तक मतलब वेकअप रहना, मतलब 11 o'clock एक दिन, 12 o'clock एक दिन, 2 o'clock एक दिन, ऐसा डिस्टर्ब्ड टाइमिंग पे स्लीप होने के वजह से भी बहुत स्लीप डिसऑर्डर्स होते हैं, और उसका इम्पैक्ट भी हेल्थ के ऊपर रहते हैं। यानी कि जो हैबिट्स हेल्दी हम मानकर चलते हैं कि ये हैबिट्स काफ़ी ज़्यादा हेल्दी हैं, जैसे डॉक्टर साहिबा ने भी मेंशन किया कि पानी पीते हैं एंड देन खाते ही सोने चले आते हैं। कई बार लोगों को हम देखते हैं कि पेट भरने के बाद में यॉर्निंग स्टार्ट हो जाती है कि भाई हमें अब तो सोने जाएंगे, पेट भर गया, एंड जाते हैं सो जाते हैं। बट एक चीज़ यहाँ पर हमारे बड़े बुजुर्ग भी ये कहते हैं कि जो खा के सोने चले गए उसका पेट बहुत ज़्यादा निकल कर आ जाता है। तो ये एक रीज़न है कि हम उस चीज़ से बचें कि ना ही सिर्फ हेल्थ पे बल्कि आपकी ओवरऑल ओबेसिटी पर भी वो काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। अब यहाँ पे एक और सवाल ये उठता है, जो बच्चे स्नोरिंग करते हैं, तो बच्चों में स्नोरिंग की वजह क्या है कि इतनी कम उम्र में उन्हें कराटे आते हैं, उस बारे में हमें बताइए। तो बच्चों में भी कराटे आ सकते। हमारे स्लीप थेरेपेटिक्स में स्लीप लैब है जहाँ पे स्लीप स्टडी करते हैं। सो स्लीप स्टडी डायग्नोस्टिक टेस्ट है स्नोरिंग के लिए और स्लीप एपनिया के लिए। ये हमने 3 months ओल्ड बच्चे के लिए भी किया है, और 70 year old या 90 year old ओल्ड एज पीपल के लिए भी किया है जी। तो मतलब क्या है, स्नोरिंग जो होता है वो 3 months एज से लेके 90-95 तक भी आ सकता है। तो बच्चों में क्यों आता है बोले तो मेनली एडिनॉइड्स और टॉन्सिल्स रहते हैं बच्चों को। ये एडिनॉइड्स जो टिश्यू होता है इम्यूनिटी के लिए होता है। ज़्यादातर ये अगर जो भी फिंगर्स इधर उधर रखा फिर भी उसको मुंह में रख लेते हैं, तो इम्यूनिटी इफेक्ट नहीं होने के लिए एडिनॉइड टिश्यू ज़्यादा होता है। जैसे ही वो एज बढ़ते रहते हैं एडिनॉइड्स कम होते जाते हैं, बट किसी में एडिनॉइड्स इतना ज़्यादा होता है कि वो एयरवे को ब्लॉकेज करते हैं। और जैसे भी वो एयरवे ब्लॉकेज करता है, जो भी हवा अंदर जा रहा है वो साउंड क्रिएट करते हैं और उसको स्नोरिंग बोलते हैं। और ये माउथ ओपन करके सांस लेते हैं, क्योंकि उसका एडिनॉइड जो है नाक के पीछे रहते हैं, तो नाक में से सांस लिया तो भी नैरोड पैसेज है, इसीलिए वो माउथ ओपन करने का हैबिट बन जाता है। तो एडिनॉइड्स और टॉन्सिल्स फर्स्ट प्रॉब्लम होता है। बट सेकंड है एलर्जीज, मतलब किसमें भी अगर आस्थमा इशू है, साइनस इशू है, या नहीं तो डस्ट को, कोल्ड वेदर को एलर्जी है, जेनेटिक एलर्जिक इश्यूज है, उसको भी ये स्लीप एपनिया या नहीं तो स्नोरिंग का तकलीफ हो सकता है, और उसको राइट वे डायग्नोसिस करना और ट्रीट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, आइए एक बार उनसे भी बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। जी क्या सवाल है आपका? हाँ, सवाल ये है, देखो बेटी आपसे कि मेरी उम्र करीब 55 और मेरी वाइफ की उम्र करीब 48 है। तो डॉक्टर मैम बैठी हैं, हर्षिनी मैम से पूछना ये चाह रहा हूँ कि खास के सुबह के वक्त होते होते दवा का असर भी चला जाता है, कुछ हेम्योपैथिक मेडिसिन मिली है तो उसको पानी मिला के पीते हैं कि खर्राटे ना आए। तकलीफ ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन है कि खर्राटे आ जाते हैं। फजर नमाज के बाद मैं जैसे उठता हूँ तो देख रहा हूँ मेरी बेगम साहिबा खर्राटे ले रही हैं, फिर वो बोलती हैं रात में भी कभी कभी आपकी आवाज आती है, खर्राटे होती है। इतना नहीं होती कि हम डिस्टर्ब हों, बट यकीनी फजर के बाद
जो सो रहे हैं 1 आध घंटे और 7-8 बजे तक, तो उस दरमियान में तेज खर्राटे की आवाज साफ सुनी जा सकती है। तो इसमें डॉक्टर हसनी मैम से पूछ के बताइए कि इसमें क्या प्रिकॉशन लें, क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन रात में सोते वक्त पानी में मिला के पीते हैं थोड़ा सा 10-15 बूंदे, तो क्यों प्रिकॉशन लेने की कोई जरूरत है? वैसे नजला जुकाम ऐसा एज सच हम लोग का हैबिचुअल नहीं होता है, सीजनल कभी हो जाए तो ये सवाल लगता है जी। ओके, तो ये जो कराटे जो होता है फिजिकल एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन के हिसाब से होते हैं। जब भी एक आप वाटर पाइप लीजिए, अगर कुछ स्टोन से या नहीं तो कुछ ब्लॉकेज हुआ है, जब भी पानी जाता है ना बहुत प्रेशर से जाते और वो प्रेशर के वजह से साउंड आते, सेम इधर भी वैसा ही होता है। हमारे जो है एयर पाइप है, ये एयर पाइप जैसे भी ब्लॉक होता है, वो ब्लॉकेज फैट के वजह से हो सकता है, मतलब ओबेसिटी के वजह से हो सकता है, ओवरवेट, या नहीं तो टॉन्सिल्स, एडिनॉइड्स या नेजल ऑब्स्ट्रक्शन के वजह से हो सकता है। तो ये फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शंस है, ये मेडिसिन से क्यूर नहीं होता है। जो भी मेडिसिन से, एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदा, जो भी है मेडिसिन से ये क्यूर नहीं होता है। ये फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है, जैसे भी कराटे आ रहे हैं और डे टाइम फ्रेशनेस, मतलब आपको डिस्टर्बेंस कुछ नहीं है बट फिर भी कराटे आ रहे, और एज का फैक्टर जो है, स्लीप एपनिया को मैंडेटरीली आप रूल आउट करना पड़ता है। मतलब आप पहले फर्स्ट स्लीप स्टडी करना है, स्लीप एपनिया है और उसका सिवियरिटी क्या है, इसके हिसाब से ट्रीटमेंट लेना है। ट्रीटमेंट का भी ऑप्शंस भी फिजिकल डिवाइसेस या नहीं तो सर्जिकल ऑप्शंस रहते हैं। अगर आपको सीवियर है फिर सीपैप बोल के डिवाइस रहता है, मॉडरेट है मैंडिबल एडवांसमेंट डिवाइस बोल के ऑप्शंस रहते हैं, या नहीं तो सर्जिकल ऑप्शंस रहते हैं। बट आपको प्रिवेंशन करना है। फिर फर्स्ट है इम्पॉर्टेंट वेट लॉस। जब भी आप फूड और एक्सरसाइज से वेट लूज होते हैं तब कराटे कम होने का चांसेस होता है। बट ऐसा भी होता है कि जिसको ऑलरेडी बहुत दिन से कराटे है, उसको ऑलरेडी स्लीप एपनिया है और वो सीवियर है, फिर हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, हार्मोन्स में मेटाबॉलिक हार्मोन डिस्टर्बेंस होता है और ये डिस्टर्बेंस के वजह से वेट और भी बढ़ते रहते हैं, या नहीं तो कम होने के लिए बहुत मुश्किल होता है। तो पहले आप क्या कीजिए, डाइट और एक्सरसाइज से थोड़ा वेट कम होने के लिए ट्राई कीजिए। अगर ऑलरेडी आपका वेट नॉर्मल है फिर आपको फर्स्ट डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट करवाना पड़ता है, क्योंकि ये मेडिसिन से क्यूर होने का डिसीज नहीं है। अब कई बार लोग ये कहते हैं कि अगर स्नोरिंग हमारी कंट्रोल हो गई तो हमारी डायबिटीज़ जो है वो भी कंट्रोल में आ जाएगी, तो ये कितना सच्चाई है इस बात में, आप उस बारे में हमें बताइए। तो ये 100% ट्रूथ है, क्योंकि हमारी हेल्थ का पिलर्स है 3। उसमें फर्स्ट है हमारा डाइट, सेकंड है स्लीप और थर्ड है एक्सरसाइज। ये तीनों जब बैलेंस में और ठीक ठाक से होता है ना, हमारा हेल्थ पूरा कंट्रोल में रहते हैं। कभी कभी जेनेटिक इश्यूज़ होता है, कभी कभी कुछ डीएनए का इश्यूज़ होता है, वो डिफरेंट बात है। बट 60% to 70% लाइफस्टाइल इश्यूज़ जो होता है ये तीनों के वजह से आते रहते हैं। और जिसमें भी डायबिटीज़ रहता है ना, वो डायबिटीज़ इंसुलिन बोल के एक हार्मोन का डेफिशिएंसी या नहीं तो इम्बैलेंस के वजह से होता है। जब इंसुलिन हार्मोन इम्बैलेंस होता है तभी शुगर बढ़ जाता है। और हार्मोनल बैलेंस मैंने बोला है स्लीप में बैलेंस हो जाते हैं। स्लीप में लाइट स्लीप और डीप स्लीप रहता है, और डीप स्लीप में सभी हार्मोन्स बैलेंस होते हैं, उसमें इंसुलिन एक है। अगर आपका स्लीप ठीक है फिर इंसुलिन का बैलेंस में होता है और डायबिटीज़ का कंट्रोल होता है। बट किसी में ऑलरेडी 10 ईयर्स से 20 ईयर्स से डायबिटीज़ है, फैमिली हिस्ट्री है और उसको ओबेसिटी है, उसको अलॉन्ग विथ स्लीप, डाइट और फिजिकल एक्टिविटी का करेक्शन भी करना पड़ता है। वेल, थैंक यू सो मच मैम आपका हमारे साथ इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए एंड स्लीप प्रॉब्लम के बारे में इतने अच्छे से डिस्कस करने के लिए। एंड आई होप ये इन्फॉर्मेशन हमारे व्यूअर्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगी। एंड आई थैंक यू वंस अगेन फॉर बीइंग हियर। थैंक यू सो मच। आज की डिस्कशन से ये तो क्लियर होता है कि स्नोरिंग या इंसोम्निया सिर्फ नींद की प्रॉब्लम नहीं बल्कि हमारी ओवरऑल हेल्थ से भी गहरा है और इसका गहरा कनेक्शन भी रखता है। इन साइंस को इग्नोर करना आगे चलकर बड़ी हेल्थ इश्यूज़ का रीज़न बन सकती है। अगर हम टाइम पर इन्हें समझें, लाइफस्टाइल में छोटे छोटे चेंजेस करें और ज़रूरत पड़ने पर एक्सपर्ट से सलाह लें तो अच्छी और हेल्दी लाइफ पॉसिबल है और हेल्दी नींद भी पॉसिबल है। याद रखिए, अच्छी नींद सिर्फ आराम ही नहीं बल्कि एक हेल्दी ज़िंदगी की बुनियाद है। इसी मैसेज के साथ अपनी नींद का ख्याल रखिए और सेहतमंद बने रहिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए हेल्थ टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और आप बने रहें मुंसिफ टीवी के साथ।